हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग लेंस मेकर सूत्र पढ़ रहे थे, जिसमें एक केस उसका पढ़ा गया था कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। उसी का आज सेकंड केस है कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो, तब किस प्रकार से हम दोनों पृष्ठों से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करते हैं और लेंस मेकर सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो तो उसके लिए यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक द्विउत्तल लेंस लिया गया है और यह द्विउत्तल लेंस इस प्रकार से लिया गया कि इसका P1 और P2 ये दोनों पृष्ठों के ध्रुव है। P1 और P2 ये दोनों पृष्ठों के ध्रुव है और C1 C2 इनकी वक्रता केंद्र है। और इस प्रकार से अगर हम पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहें तो R1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। और इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O बिंदु पर रखा हुआ है और इस बिंदु वस्तु से दो प्रकाश किरणें इस लेंस पर आपतित हो रही हैं। एक OA किरण बिंदु A पर आपतित हो रही है और दूसरा हम कह सकते हैं OP1 यह मुख्य अक्ष के अनुदिश इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। तो इस प्रकार यह OA किरण जब बिंदु A पर आपतित होगी तो यहां अपवर्तन की घटना होगी और अपवर्तन की घटना से इस प्रकार यह अपवर्तित होगी कि अपवर्तित किरण को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो यह वस्तु की ही दिशा में यह पीछे बढ़ाने पर I डैश पर मिलती है। I डैश पर मिलती है तो पहले पृष्ठ पर जो अपवर्तन हो रहा है इस OA किरण का पहले पृष्ठ पर अपवर्तन से हमको एक आभासी बिंदु I डैश प्राप्त हो रहा है, जो कि बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब कहा जाएगा। तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन द्वारा यहां आभासी प्रतिबिंब I डैश बनता है और यह I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु के समान व्यवहार करेगा। तो दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन जब होगा तो दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण इस दिशा से आ रही है, यानी दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु I डैश है और दूसरा पृष्ठ इस I डैश का प्रतिबिंब I पर बनाता है। तो यहां बिंदु वस्तु का दो प्रतिबिंब बन रहा है, चूंकि दो बार अपवर्तन हो रहा है प्रकाश किरणों में। पहले पृष्ठ पर अपवर्तन से इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जो कि आभासी है, और यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु के समान व्यवहार करेगा और दूसरे पृष्ठ द्वारा जब अपवर्तन होगा तो दूसरे पृष्ठ द्वारा वस्तु I डैश पर और इसका प्रतिबिंब दूसरा पृष्ठ I पर बनाएगा। तो फाइनली बिंदु वस्तु वो पर है और इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वो I पर बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब I डैश पर। तो अब यह बात क्लियर हो गई होगी। और यहां हमने लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न लिया है। इस बार लेंस के बाईं ओर जो माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 माना गया है और लेंस के दाईं ओर के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने n3 लिया है। और n2 जो है वो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। लेंस मान लीजिए कांच का निर्मित है, कांच का बना हुआ है, तो यह कांच का अपवर्तनांक लिया गया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n2। अब यहां अपवर्तन की घटना होने के लिए यह आवश्यक है कि जो n2 निरपेक्ष अपवर्तनांक है ये n1 और n3 ये दोनों से बड़ा होना आवश्यक है। तो यहां हमने मान लिया है कि n2 n1 से भी बड़ा है और n3 से भी बड़ा है। अब आइए देखते हैं। और यह लेंस पतला लिया गया है, तो देखिए यदि लेंस बहुत पतला है, यदि लेंस बहुत पतला है तो पतले लेंस के लिए हम ये मान सकते हैं कि O से P1 की दूरी, O से P1 की दूरी और O से C की दूरी, इसको बराबर कहा जा सकता है। O से P1 की दूरी और O से C की दूरी इसको बराबर कह सकते हैं। और यहां देखिए माना गया है कि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U कहा गया, तो हम यहां OP1 या OC इसको हम U के बराबर कह सकते हैं। और इसी प्रकार हम दूसरी दूरी देखिए I डैश वाला जो लिया गया, अब पहले पृष्ठ से अपवर्तन हमें लेना है, तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन लेना है तो हमें पहले ध्रुव से इसकी दूरी नापनी चाहिए, लेकिन लेंस पतला होने के कारण हम ध्रुव से दूरी ना लेकर हम प्रकाशिक केंद्र से ले सकते हैं, लगभग बराबर ही होगा। तो यहां भी वही केस कर सकते हैं कि I डैश की
P1 से दूरी, I डैश की P1 से दूरी और I डैश की C से दूरी, इसको हम बराबर मान सकते हैं और इस दूरी को यहां B डैश लिया गया है, इसको B डैश से दिखाया गया। तो अब देखिए पहले पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लिखिए। पहले पृष्ठ से अपवर्तन, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं? तो पहले पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन हो रहा है उसमें वस्तु रखा है वो पर और प्रतिबिंब बन रहा है I डैश पर। तो अब हम अपवर्तन का सूत्र लेंगे। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पीछे निकाला जा चुका है। यहां माध्यम भिन्न भिन्न है। प्रकाश किरण का अपवर्तन N1 अपवर्तनांक से N2 अपवर्तनांक में हो रहा है, तो हम अपवर्तन का सूत्र लिख सकते हैं N2 बटा बी डैश, N2 बटा बी डैश माइनस N1 बटा U, ये बराबर होगा N2 माइनस N1 बटा R1। ये लिखा जा सकता है। ये पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, जो पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हो रहा है उसके लिए हम अपवर्तन का यहां सूत्र लिखा गया। अब इसी प्रकार हम दूसरे पृष्ठ पर जो अपवर्तन हो रहा है उस अपवर्तन के सूत्र के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन जो हो रहा है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु है I डैश पर, तो अब हमें यहां दूसरे पृष्ठ से I डैश की दूरी लेनी चाहिए। लेकिन अब हम यहां देखिए वही केस यहां पुनः लगाएंगे जैसा कि पीछे लिया गया था। अब की बार I डैश की दूरी, I डैश को हम P2 से जितनी दूरी है, लेंस पतला होने के कारण हम इस I डैश की दूरी C के बराबर इसको मान सकते हैं, और C के बराबर मान सकते हैं तो इसको हम B डैश लिख सकते हैं। यह दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु के समान व्यवहार करेगा, मतलब वस्तु की दूरी जो U लेते थे अब U की जगह पर यहां B डैश लेंगे। इसी प्रकार इस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरा पृष्ठ कहां बनाता है? I पर बनाता है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए देखिए P2 से जो I की दूरी है, P2 से जो I की दूरी है, या हम I से P2 कह सकते हैं, I से P2 कह सकते हैं। तो I से P2 की दूरी और I से C की दूरी, इसको बराबर लिखा जा सकता है, और इस दूरी को यहां B माना गया है तो इसको हम B से लिखेंगे। अब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र अगर लिखा जाए तो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं? दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए हम यहां सूत्र क्या लिखेंगे? देखिए तो यहां देखिए दूसरे पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन हो रहा है उसमें N2 अपवर्तनांक से N3 अपवर्तनांक में प्रकाश किरणें अपवर्तित हो रही हैं। तो N2 से N3 में हो रही हैं, तो इसलिए यहां हम लिखेंगे N3 बटा और यहां प्रतिबिंब I पर बन रहा है यानी V दूरी पर बन रहा है, तो N3 बटा B माइनस N2 बटा B डैश, ये बराबर लिखा जाएगा N3 माइनस N2 अपॉन इस वक्र यानी दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम R2 से लिख सकते हैं, R2 से। अब यहां देखिए यहां हम क्या कर सकते हैं? इसको N2 माइनस N3 था तो इसको हम N2 माइनस N1 है तो N2 माइनस N3 के रूप में बनाने के लिए यहां माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से कर लिया जाए, N3 अपॉन B माइनस N2 अपॉन B डैश, ये बराबर हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लें तो N2 माइनस N3 के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा अपॉन R2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो अब 1 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो यहां देखिए क्या दिखाई दे रहा है? बायां पक्ष को बायां पक्ष में जोड़ा जाएगा, और जब बायां पक्ष में जुड़ेगा तो N2 बट्टा B डैश धनात्मक और N2 बट्टा B डैश ऋणात्मक भी मिल रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, N2 बाई B डैश दोनों में कैंसिल होगा, और ये बचेगा धनात्मक में N3 बट्टा B और ऋणात्मक में मिलेगा हमको N1 बट्टा U, ये दोनों मिल जाएंगे।
और दाहिनी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 अपॉन r1, और यहाँ देखिए ऋणात्मक है तो ये माइनस में आ जाएगा n2 माइनस n3, n2 माइनस n3 अपॉन r2, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। n3 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू, n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r3, इसको हम इक्वेशन 3 लिख सकते हैं। और यह इक्वेशन 3 जो होगा इसको हम कह सकते हैं कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है तब वहां लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र है। तो यह अपवर्तन का सूत्र हमको प्राप्त हो गया यहां पर, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। अब अगर हम केस समान वाला ले, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तब क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या चेंजिंग किया जाएगा। यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो समान माध्यम होने पर यहां देखिए n1 और n3 जो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक थे, अब हम इसको बराबर ले सकते हैं, n1 n3 बराबर लिए जा सकते हैं। तो यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो हम n1 और n3 को ले लेंगे बराबर, n1 बराबर n3 लिया जा सकता है। तो जहां n3 है उसमें हम n1 अगर रख दें तो समीकरण नंबर 3 देखिए क्या प्राप्त होगा। समीकरण 3 कैसे मिल जाएगा हमको, तो समीकरण 3 से हमको यहां देखिए सूत्र मिल जाएगा n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, ये बराबर होगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस यहां हो जाएगा n2 माइनस n3 को हम यहां n1 लिख रहे हैं, n3 को n1 लिख रहे हैं अपॉन r2, ये आ जाएगा। अब यहां देखिए n1 कॉमन मिल जाएगा, n1 कॉमन यहां से लेंगे और n2 माइनस n1 इस पद में कॉमन मिल रहा है, तो अब हम बाएं पक्ष को इस रूप में लिख लेंगे, n1 को कॉमन ले लेंगे और हमारा बायां पक्ष जो मिलेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर, और यहां n2 माइनस n1 को कॉमन लेंगे, n2 माइनस n1, तो n2 माइनस n1 जब कॉमन लिया जाएगा तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 मिल जाएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 ये मिल जाएगा। अब इस n1 से इधर भाग करा दिया जाए, तो n1 से अगर भाग करा देंगे तो 1/v माइनस 1/u ये बराबर हो जाएगा n2/n1 माइनस n1/n1, तो n1/n1 कट के 1 हो जाएगा और यहां आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये हो जाएगा। यानी हमने n1 का दाहिने पक्ष में भाग करा दिया, तो यहां नीचे हर में लाना पड़ेगा, हर में लाएंगे तो दोनों को अलग अलग भाग करने पर n1/n1 1 हो जाएगा और n2/n1 यहां आ जाएगा। अब यदि मान ले कि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है और लेंस के पदार्थ का बाहर वाले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, तो यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n यानी n2/n1 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष या लेंस के बाहर जो माध्यम है उसके सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n अगर लिखा गया तो n बराबर n2/n1 कहा जा सकता है। तो इसमें हम n रख सकते हैं n2/n1 की जगह पर, n2/n1 की जगह पर हम n लिख सकते हैं। तो यहां देखिए 1/v माइनस 1/u ये बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये लिखा जा सकता है। देखिए यह अपवर्तन का सूत्र है, यहां लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। तो लेंस के दोनों ओर जब माध्यम समान है तब यह अपवर्तन का सूत्र लिया गया और लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसको n लिया गया है। यहां n अपवर्तनांक वाले लेंस का
अगर अपवर्तन वायु में मान लीजिए रख दिया गया है और वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, तो यहाँ लेंस के अपवर्तन का सूत्र 1/v माइनस 1/u n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 यह उस स्थिति के लिए है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। तो यह केस भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको हम इक्वेशन 4 लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको समीकरण 4 लिख सकते हैं और इसमें अगर हम पुनः उस प्रतिबंध को लागू करें कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो फोकस वाला केस अगर ले लिया जाए, यदि u बराबर अनंत तो v बराबर f। u बराबर अगर अनंत है, वस्तु अगर अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। तो उसी फोकस दूरी के बराबर हम v को लिख सकते हैं और इस केस को यहां अगर लागू करें तो यहां से हमको मिल जाएगा 1/v की जगह पर f रख देंगे, माइनस 1/u को अनंत रख देंगे और ये बराबर हो जाएगा n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यह केस लिखा जा सकता है। और जैसा कि यहां देख रहे हैं 1/अनंत का मान 0 होता है और यहां से हमको मिल जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये पुनः हमको लेंस मेकर सूत्र प्राप्त हो जाएगा और यह लेंस मेकर सूत्र उस स्थिति के लिए है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। तो जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होंगे तब यह लेंस मेकर सूत्र यानी इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगा। अब समीकरण 4 और 5 की अगर तुलना करें, समीकरण नंबर 4 व 5 से, तो देखिए दाहिना पक्ष दोनों में बराबर है तो बायां पक्ष को हम बराबर कर सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा हो जाएगा लेंस का सूत्र। इस सूत्र को हम कहेंगे यह लेंस का सूत्र है और लेंस के सूत्र में 1/f 1/v माइनस 1/u के बराबर है। और यह किस स्थिति के लिए है? जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तब वहां फोकस दूरी निकालने के लिए हम यह सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूत्र में चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही मान को रखा जाएगा। u, v और f के मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखे जाएंगे। u को हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा चूंकि वस्तु लेंस के सामने रखी जाती है, और v जब वस्तु आभासी प्रतिबिंब वस्तु का बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में v ऋणात्मक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में v धनात्मक होगा, और उत्तल लेंस की स्थिति में f धनात्मक और अवतल लेंस के लिए f ऋणात्मक होगा। तो इसको हम लेंस का सूत्र कहते हैं और यह प्रत्येक लेंस पर लागू होगा। अब आइए देखते हैं लेंस के फोकस दूरियों में आपस में क्या संबंध है। लेंस के फोकस की दूरियां अगर ज्ञात किया जाए तो उनमें क्या संबंध आता है। तो हम पीछे समीकरण 3 पढ़ चुके हैं। समीकरण 3 में हमको प्राप्त हुआ था n3/v माइनस n1/u n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। मतलब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न होने पर अपवर्तन का जो सूत्र मिला था वो समीकरण 3 में हमको प्राप्त हुआ था भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए। तो इस समीकरण 3 से हम दोनों फोकस दूरियों में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लेंस के फोकस की परिभाषाओं का प्रयोग करके उनकी फोकस दूरियों में क्या संबंध है। तो हम प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा ले सकते हैं। लेंस की प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा से लेंस के प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं। देखिए प्रथम फोकस दूरी में बताया गया था कि वस्तु जब प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित होता है, वस्तु जब प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो यदि u बराबर f डैश तो
v बराबर इंफिनिटी, ये लिख सकते हैं। यदि u बराबर f डैश तो v बराबर अनंत। अब यही समीकरण 3 में लागू कर देंगे। तो देखिए समीकरण 3 से तो ऊपर समीकरण 3 हम प्राप्त कर चुके हैं, वहीं हम इन कंडीशन को लागू करेंगे। तो देखिए u की जगह पर f डैश इसमें रख दीजिए, u की जगह पर f डैश और v की जगह पर अनंत। तो हमको क्या मिल जाएगा, n3 अपॉन इंफिनिटी माइनस n1 अपॉन f डैश इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। अब यहां n3 बाई इंफिनिटिव है तो इसका मान 0 हो जाएगा, और यहां से हम लिख सकते हैं माइनस में n1 अपॉन f डैश इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2, ये लिखा जा सकता है। अब इसी प्रकार हम लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा का प्रयोग करके हम दूसरा समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार हम लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा से द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं कि यदि u बराबर इंफिनिटी यानी वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है, और द्वितीय फोकस दूरी को हम f से लिखेंगे। अब यह कंडीशन समीकरण 3 में पुनः लगा दीजिए। तो अब समीकरण 3 का फिर से प्रयोग करें। समीकरण 3 से अब देखिए क्या मिलेगा। अब की बार u की जगह पर इंफिनिटिव रखना है और v की जगह पर f रखना है। तो ये हो जाएगा n3 बटा f माइनस n1 अपॉन इंफिनिटिव इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2, ये मिल जाएगा। अब इस पद को हम 0 कर सकते हैं, अनंत हर में दिया है। तो यहां से मिल जाएगा n3 अपॉन f इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, और ये n2 माइनस n1 अपॉन r1 फिर माइनस चिन्ह n2 माइनस n3 अपॉन r2। अब इन दोनों समीकरण को देखिए, तो उपरोक्त तो दोनों समीकरण का प्रयोग करिए। इसको चाहो तो कोई समीकरण नाम दे दीजिए। इसको हमने रोमन नुमेरल में फर्स्ट लिख दिया और इसको रोमन नुमेरल में सेकंड रख दिया। तो फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग करिए, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग करेंगे, और यहां से देखिए f डैश बटा f निकालना है। इसमें देखिए सबसे पहले दोनों में दाहिना पक्ष बराबर है, तुलना कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना से, इन दोनों समीकरण की अगर तुलना किया जाए तो देखिए दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर लिखा जा सकता है। यहां से हमको मिल जाएगा n1 अपॉन f डैश इक्वल टू, दूसरा मिल जाएगा n3 अपॉन f। अब हमें f डैश बटा f निकालना है, तो इस n3 को नीचे ले आओ, f डैश को यहां ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो यहां से देखिए f डैश अपॉन f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f डैश अपॉन f, ये आ जाएगा माइनस में n1 अपॉन n3, माइनस में n1 अपॉन n3। ये हमको संबंध मिल गया। ये संबंध क्या बता रहा है कि लेंस की दोनों फोकस दूरियों का अनुपात, लेंस की दोनों फोकस दूरियों का अनुपात लेंस के दोनों ओर माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर है। लेंस के बाईं ओर का माध्यम का अपवर्तनांक n1 लिया गया था और दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n3 लिया गया था। और यहां देखिए प्रथम फोकस दूरी f डैश है और द्वितीय फोकस दूरी f है। तो दोनों फोकस दूरियों का अनुपात लेंस के दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। यानी लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर फोकस दूरियां निर्भर करती है।
लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर फोकस दूरियां निर्भर करती हैं। अगर लेंस किसी ऐसे माध्यम में रखा गया हो कि लेंस के बाईं ओर माध्यम दूसरा है, दाईं ओर दूसरा है, तो उस स्थिति में यहां फोकस दूरियां भिन्न भिन्न प्राप्त होंगी। अब यदि मान लीजिए लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, हम वही केस यहां पुनः ले लें। यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, यदि ऐसा है तो हम n1 बराबर n3 कह सकते हैं। लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होगा तो n1 n3 बराबर होंगे, और n1 n3 अगर बराबर करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो यहां से हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा f डैश इक्वल टू माइनस f डैश इक्वल टू माइनस f। ये क्या बताता है कि अगर लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है तो समान माध्यम वाले, अगर समान दोनों तरफ माध्यम है और बीच में लेंस रख दिया जाए जिसके दोनों ओर माध्यम समान हो, तो वहां दोनों फोकस दूरियों का आंकिक मान बराबर होगा। ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि दोनों फोकस दूरियां या दोनों मुख्य फोकस लेंस के विपरीत दिशाओं में स्थित होंगी। तो इस प्रकार हम लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न होने पर फोकस दूरियों में यह संबंध निकाल सकते हैं, और माध्यम समान होने पर हम कह सकते हैं दोनों फोकस दूरियों का आंकिक मान समान होगा। अब आइए देखते हैं कि लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता क्या है। यानी लेंस की फोकस दूरी की हमें निर्भरता देखनी है अपवर्तनांक पर और लेंस के वक्रता त्रिज्याओं पर। तो हम पीछे लेंस का अपवर्तन का सूत्र पढ़ चुके हैं। पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र क्या मिला है, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस लेंस मेकर सूत्र से हमें क्या मालूम चल रहा है कि अगर कोई पतला लेंस लिया गया है तो पतले लेंस के लिए जो उस पतले लेंस की फोकस दूरी होगी वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। यानी लेंस की फोकस दूरियां अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं के मान पर निर्भर करती है। अब किस प्रकार निर्भर करती है, तो हम जानते हैं कि अगर हम लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए, लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए कि जिसका अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से भिन्न हो। भाई इस सूत्र में n जो लिया गया है वो वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष कर सकते हैं, निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो साधारणतः लेंस को हम कांच ही मानते हैं, तो यहां इस सूत्र में n को जो लिया गया है वह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम ANG कह सकते हैं, उसी को यहां n लिख दिया गया है। तो n जो है यह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहां इस सूत्र में लिया गया है। अब अगर भाई अपवर्तनांक पर हमें निर्भरता देखनी है, पहले अपवर्तनांक पर देख रहे हैं, भाई दोनों पर निर्भरता है, अपवर्तनांक पर भी और वक्रता त्रिज्या पर भी। तो इस सूत्र के अनुरूप अगर देखा जाए तो फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है, यानी माध्यम का अपवर्तनांक घटने पर फोकस दूरी बढ़ेगी। लेंस को जिस माध्यम में रखा जा रहा है उसका अपवर्तनांक अगर घटेगा तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी, और अगर लेंसों की वक्रता त्रिज्याओं में अगर परिवर्तन किया जा रहा है, यानी लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ा रहे हैं, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ने पर फोकस दूरी बढ़ेगी और लेंस की वक्रता त्रिज्या घटने पर फोकस दूरी घटेगी। तो यहां से भी हम दोनों क्लियर देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे हम मैथमेटिकली और इसके भिन्न भिन्न केस क्या हैं। तो हम अलग अलग केसों में अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता देखने वाले हैं। तो यहाँ अपवर्तनांक पर निर्भरता हेडिंग डाला गया। तो अपवर्तनांक पर किस प्रकार से निर्भर करता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर हमें निर्भरता जानने के लिए सबसे पहले देखिए वायु में अगर लेंस रखा गया है, लेंस अगर वायु में रखा गया है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी, वायु में रखे हुए लेंस की फोकस दूरी, या वायु के स्थान पर कोई दूसरे माध्यम में रख दिया जाए तो अन्य माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक से भिन्न होगा।
तो हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए जो लिया जाता है अपवर्तनांक n की वैल्यू 1 ली जाती है। अब अगर कोई दूसरा माध्यम है जैसे जल कहा जाए तो जल का अपवर्तनांक जो होता है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक हम 1.33 के लगभग होता है, मतलब जल का अपवर्तनांक अधिक होता है निर्वात अथवा वायु से। कांच का अगर लिया जा रहा है तो कांच का और अधिक हो जाएगा अपवर्तनांक। तो इस प्रकार माध्यम पर फोकस दूरी निर्भर करती है, किसी लेंस की फोकस दूरी उस माध्यम पर निर्भर करती है जिस माध्यम में वस्तु रखा हुआ है, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। अपवर्तनांक के बढ़ने पर फोकस दूरी घटती है, अपवर्तनांक के घटने पर फोकस दूरी बढ़ती है। तो उसी में हम अलग अलग 3 केस लेंगे। यहां पहला केस इसमें लेने वाले हैं कि जब लेंस को किसी ऐसे माध्यम में जब लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक से कम हो, तब क्या होगा भाई, हम लेंस को ऐसे माध्यम में रखना चाहते हैं कि जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के या लेंस कांच का बना अगर मान लिया जाए तो लेंस के कांच के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस के कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक से कम हो। या हम ऐसा कह दे कि लेंस को किसी द्रव में डुबोया जा रहा है और उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो यहां देखिए, अगर हमने मान लिया यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक, यहां अथवा लगा सकते हो, यहां हमने जनरल केस ले लिया है, माध्यम कह दिया। अब वो माध्यम द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो यहां हमने जब लेंस को ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक से कम हो, अथवा यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक, अब यहां अपवर्तनांक की जो बात की जा रही है वो वायु के सापेक्ष ही लिया जा रहा है, जिसका अपवर्तनांक यानी ANL, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक ANL कांच के अपवर्तनांक, देखिए कांच के अपवर्तनांक ANG से कम हो, तब क्या होगा। देखिए वही केस है, लेकिन वहां माध्यम कह दिया गया, यहां हमने द्रव कह दिया। यानी यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक ANL कांच के अपवर्तनांक ANG से कम हो, तो यहां क्या कहा जा रहा है कि ANL जो है
AnL वो ANG से कम है। तो अब अगर द्रव में डुबोया गया है लेंस, तब वहां जो अपवर्तन होगा वो द्रव से कांच में होगा, द्रव से कांच में। तब हम यहां क्या लिखेंगे, LNG निकालना पड़ेगा, LNG का प्रयोग करना पड़ेगा। और LNG बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ANG बटा AnL, ये लिखा जा सकता है ANG बटा AnL। और यहां क्या कहा जा रहा है, चूंकि AnL ये लेस है ANG से, ANG से छोटा है, AnL ANG से छोटा है। तो अगर AnL ANG से छोटा है तो यहां LNG का मान क्या आएगा, अगर AnL का मान ANG से कम लिया जा रहा है तो AnL छोटा होने पर LNG जो होगा वह 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा कह सकते हैं। दिस इंप्लाइज LNG इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 कहा जा सकता है। अगर AnL छोटा है, हर छोटा है अंश से, तो हर अगर छोटा है अंश से तो निश्चित रूप से इस भिन्न का मान 1 से बड़ा आएगा, मतलब LNG को 1 से बड़ा कह सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर हम मान लिया हमने कि लेंस का वायु में, यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी FA, यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी FA तथा द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी FL हो, तब हम दोनों फोकस दूरियों के लिए हम यहां सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/FA ये बराबर होगा, यहां वायु की बात की जा रही है तो वायु के केस में हम ANG का इस्तेमाल करेंगे, -1 1/R1 -1/R2, ये हो जाएगा इसके लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। तथा 1/FL की अगर बात करें, 1/FL तो यहां लिया जाएगा LNG, क्योंकि अब अपवर्तन होगा द्रव से कांच में। LNG द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है और ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक था। और दूसरा केस हमने द्रव में फोकस दूरी निकालने के लिए अपवर्तन का सूत्र यहां लगाया है, ये हो जाएगा 1/R1 -1/R2। अब समीकरण 1 और 2 का अनुपात लेकर देखा जाए, इसको अनुपात भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो देखिए दाहिने पक्ष में ये कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को भाग कर लीजिए, यहां से जो ये मिल रहा है इन दोनों को अनुपातिक रूप में ले लीजिए, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए और इसको 2, और भाग करके यहां से निकालिए। देखिए समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये FEL ऊपर चला जाएगा, FEL और FA हो जाएगा नीचे, FEL अपॉन FA का वैल्यू क्या आएगा, तो यह आ जाएगा ANG -1 अपॉन LNG -1, ये मिल जाएगा। बाकी ये दोनों राशियां कैंसिल हो जाएंगी बराबर होने के कारण। अब देखिए हम पीछे देख चुके हैं कि LNG की वैल्यू क्या है, LNG की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, LNG की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या यहां से कह सकते हैं कि AnL ANG से छोटा था, AnL ANG से छोटा था, और यहां ANG, ये ANG की वैल्यू AnL से बड़ी है और ये LNG है। तो इन दोनों में क्या होगा, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये LNG की वैल्यू ANG से छोटी कही जाएगी, ANG से छोटी कही जाएगी, जैसा कि यहां देख चुके हैं। तो अब यहां देखिए ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। FEL अपॉन FA इस वैल्यू को अगर देखा जाए तो यह 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू ये मिलेगी। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो हमको यहां क्या मिलेगा, FEL बड़ा होगा FA से, FEL बड़ा होगा FA से, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या दिखाई दे रहा है,
कि जब हम लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोएंगे, जब हम लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोएंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो ऐसे द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उत्तल लेंस है तो उत्तल ही रहेगा, अवतल लेंस है तो अवतल ही रहेगा। क्या देखा कि जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है, तो वहां लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम कांच का लेंस है और उसको जल में डुबो दें, तो हम जानते हैं जल का अपवर्तनांक जो होता है वो कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो इस कारण से अगर जल में कोई कांच का लेंस डुबो दिया जाए तो निश्चित रूप से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब आइए देखते हैं दूसरा कि यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के ठीक बराबर हो। यह केस देखिए, यदि लेंस को ऐसे किसी ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ यानी कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, तब क्या होगा? तो हम सूत्र पढ़ चुके हैं एल एन जी ये बराबर होता है ए एन जी अपॉन ए एन एल। अब अगर ए एन जी और ए एन एल बराबर हो जाए, यानी द्रव का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाए, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इनका मान 1 के बराबर आएगा, इसका मान 1 के बराबर आएगा। अब देखिए उस द्रव में अगर हम कहें लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो 1/FL ये बराबर हो जाएगा LNG-1 और यहां 1/R1 माइनस 1/R2। ये द्रव के भीतर लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है और यहां से क्या मिल रहा है? LNG बराबर 1। अब इसमें अगर LNG का मान 1 रख दे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलने लगेगा। देखिए यहां से 1/FL ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 और बाकी यहां 1/R1 माइनस 1/R2। हम जानते हैं कि 1 माइनस 1 मिलके 0 और 0 का इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 0 और 1/FL का मान अगर 0 है तो यहां से FEL बराबर क्या मिल रहा है? FEL बराबर मिल रहा है अनंत। मतलब अब वह लेंस एक ऐसे समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है। हम जानते हैं कांच की समतल प्लेट अगर कहा जाए तो उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो यहां जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के ठीक बराबर हो, तब वह लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। अब अगर समतल पारदर्शी प्लेट है तो वह हम कह सकते हैं कि वह लेंस उस द्रव में अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। अगर द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है तो उस लेंस को जब द्रव में डाला जाएगा तो वह द्रव में अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा और वह एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो यह अदृश्य होने वाला केस ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न में पूछा जाता है कि किस परिस्थिति में अगर हम लेंस को द्रव में डालें तो वह लेंस गायब हो जाए, अदृश्य हो जाए। तो अदृश्य तभी होगा जब उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के ठीक बराबर हो, तब उसमें गायब हो जाएगा। गायब होना मतलब एक समतल पारदर्शी प्लेट बन जाएगा और समतल पारदर्शी प्लेट है उसको अगर हम जल में या उस द्रव में डाल दें जिसका अपवर्तनांक ठीक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है तो वह दिखाई नहीं देगा, हम उसको अलग नहीं देख सकते। तो यह ध्यान रखिएगा FL बराबर अनंत क्या प्रदर्शित कर रहा है कि वह समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। यानी तब क्या होगा? हम कह सकते हैं लेंस समतल पारदर्शी प्लेट के समान व्यवहार करेगा
तथा अदृश्य हो जाएगा। अदृश्य मतलब उसी में गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ये केस ध्यान रखिए कि जब हम समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो देते हैं तो वहां लेंस गायब हो जाता है या समतल पारदर्शी कांच की प्लेट के समान व्यवहार करता है। समतल पारदर्शी कांच के प्लेट, कांच के प्लेट, यहां कांच लिख सकते हैं, कांच के प्लेट के समान व्यवहार करता है। अब इसका तीसरा केस देखिए कि यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो अब हमें अधिक अपवर्तनांक वाले में डुबोना है। और यहां देखिए अगर एग्जाम्पल इसका देना हो तो इस दूसरे केस का कहा जाए कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, कभी कभी एग्जाम्पल भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल ध्यान रखिए कि फ्लंट कांच, अगर फ्लंट कांच का बना लेंस हो और उसको हम सल्फाइड यानी कार्बन सल्फाइड, एक है द्रव, उस द्रव को हम कार्बन सल्फाइड कह सकते हैं, कार्बन सल्फाइड के द्रव में अगर डुबो दे, फ्लिंट कांच के लेंस को कार्बन सल्फाइड के द्रव में डुबो दे या कार्बन सल्फाइड में डुबो दिया जाए, तब वहां समतल पारदर्शी प्लेट की भांति वो व्यवहार करेगा, यानी अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि वहां कार्बन सल्फाइड जो होता है उसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है, तो वो लगभग बराबर होने के कारण यह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इसका ये ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। फ्लंट कांच के लेंस को कार्बन सल्फाइड के घोल में डुबोने पर लेंस अदृश्य हो जाता है, लेंस अदृश्य हो जाता है। तो मैजिशियन जो होते हैं, जादूगर, वो यही सब चीजें विज्ञान का ही प्रयोग करके अपना जादू दिखाते हैं कि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो देते हैं और फिर कहते हैं देखिए गायब हो गया, उसमें नहीं है, जबकि होता है उसमें, लेकिन अपवर्तनांक बराबर होने के कारण वह दिखाई नहीं देता। यह इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए इस एग्जाम्पल को भी ध्यान रखिए। अब अगला देखिए, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ यानी कांच, लेंस के पदार्थ यानी कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो, तब क्या होगा। यानी अब की बार देखिए एलएनजी वाला केस हम देखें, अगर ANG/ANL, यहां क्या मिल रहा है सूचना कि अब की बार द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक है, यानी ANL बड़ा है, ANL बड़ा है ANG से। तो जब ANL बड़ा होगा यानी हर बड़ा है, और हर अगर बड़ा है तो निश्चित रूप से यह एक से छोटा आएगा। किसी भिन्न का अगर हर अंश से बड़ा हो तो वह भिन्न एक से छोटी होती है, मतलब LNG का मान लेस देन 1 कहा जाएगा। और LNG का मान अगर लेस देन 1 है तो उस द्रव में लेंस की फोकस दूरी, उस द्रव में लेंस की फोकस दूरी अगर निकाला जाए, यहां से देखिए क्या मिलेगा, ऐसे द्रव में लेंस की फोकस दूरी अगर निकाले तो LNG का मान अगर 1 से छोटा है और 1 से छोटी वैल्यू में 1 जब घटाएंगे तो निश्चित रूप से यह मान ऋणात्मक आएगा। यहां से क्या दिखाई दे रहा है, LNG का मान अगर 1 से छोटा है तो यह मान ऋणात्मक मिलेगा, और ऋणात्मक मान मिल रहा है मतलब हम कह सकते हैं कि यहां फोकस दूरी जो होगी वो ऋणात्मक आएगी, यहां ऋणात्मक फोकस दूरी प्राप्त होगी। अगर ये 1 से छोटी वैल्यू मिल रही है तो यहां ऋणात्मक फोकस दूरी प्राप्त होने के कारण, भाई यहां देखिए उत्तल लेंस अगर है और उसको डाला जाएगा ऐसे द्रव में तो वह अवतल के समान व्यवहार करेगा, अवतल लेंस है तो उत्तल के समान व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार के केस में क्या होगा कि यतः लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। लेंस की
प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति बदलना मतलब अगर उत्तल लेंस है तो वो अवतल के समान व्यवहार करेगा, और अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस के समान व्यवहार करेगा। जैसे वायु का कोई बुलबुला उसका जो पृष्ठ होता है वो उत्तल होता है, वायु के बुलबुले का जो पृष्ठ है वो उत्तल होता है। और जब वायु का बुलबुला किसी द्रव के भीतर होता है, किसी द्रव के भीतर जब वायु का बुलबुला होता है तो वहां यह केस लागू होता है, उसकी प्रकृति अवतल लेंस के समान होती है, वो अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। भाई जब कांच मतलब वायु का कोई बुलबुला जल में होता है तब वहां वायु के बुलबुले की जो पृष्ठ है वो उत्तल है, लेकिन उस जल के भीतर उसकी प्रकृति अवतल होती है, वो एक अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। यहां ध्यान रखेंगे कि जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तब वहां क्या होगा, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस है तो अवतल के समान व्यवहार करेगा, अवतल है तो उत्तल के समान व्यवहार करेगा। अब आइए देखते हैं दूसरा केस, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, कि वक्रता त्रिज्याओं पर कैसे फोकस दूरी निर्भर करती है। वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, जैसा कि हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र पढ़ चुके हैं, 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। अब हम इस केस को ले रहे हैं क्योंकि अब अपवर्तनांक की बात नहीं हो रही है, अभी तक अपवर्तनांक पर निर्भरता पढ़ा गया था। अब यहां वक्रता त्रिज्या को हमें मेन मानकर चलना है। तो वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता देखना है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए द्विउत्तल लेंस है, तो द्विउत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्याओं को अगर गौर किया जाए तो द्विउत्तल लेंस में क्या होता है, द्विउत्तल लेंस के लिए R1 की वैल्यू क्या होगी, द्विउत्तल लेंस है तो R1 की वैल्यू धनात्मक और R2 की वैल्यू ऋणात्मक कही जाएगी। तो R1 की वैल्यू जो होगी वो धनात्मक ली जाएगी, पॉजिटिव होगी, और R2 की वैल्यू इसमें निगेटिव ली जाएगी, R2 की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी। अब इस सूत्र में अगर R1 को हम पॉजिटिव और R2 को निगेटिव ले लें तो यहां से देखिए क्या मिलता है, 1/f = n-1 1/r1 को यहां प्लस लिया जा रहा है, R1 को हम प्लस ले रहे हैं, और R2 को अगर माइनस ले लिया जाए तो यहां माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होगा, और ये पूरी वैल्यू प्लस होगी, और पूरी वैल्यू प्लस होने पर सॉल्व करने पर हमें f की वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू एक धनात्मक वैल्यू आएगी। यहां से सॉल्व करने पर f की एक धनात्मक वैल्यू आएगी, पॉजिटिव मान आएगा। यानी द्विउत्तल लेंस के लिए क्या होता है कि पहली वक्रता त्रिज्या धनात्मक और द्वितीय वक्रता त्रिज्या जो होती है ऋणात्मक होती है। इस कारण से अगर फोकस दूरी निकाला जाए तो फोकस दूरी धनात्मक मिलती है, तो द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, तब धनात्मक हमें प्राप्त होती है फोकस दूरी। और यही चीज अगर द्विअवतल लेंस की बात करें, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह चीज यहां से सिद्ध हो रहा है, पहले केस से क्या सिद्ध हो रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यह बात यहां से सिद्ध हो चुका। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब आइए देखते हैं हम द्विअवतल लेंस की अगर बात करें तो द्विअवतल लेंस के लिए क्या होगा, द्विअवतल लेंस के लिए द्विअवतल लेंस में R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू होती है निगेटिव और R2 की वैल्यू होती है पॉजिटिव, R2 की वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो द्विअवतल लेंस में अगर R1 को निगेटिव R2 को पॉजिटिव लिया जाए तब यहां से देखिए फोकस दूरी क्या मिलेगा, 1/f n1 - n-1
और ये हो जाएगा निगेटिव वैल्यू R1 की, और R2 की वैल्यू जब पॉजिटिव लेंगे तो यहां देखिए ये भी निगेटिव वैल्यू मिल रहा है R2, ये पॉजिटिव लेने पर प्लस माइनस का गुणनफल माइनस ही आएगा। तो यहां से देखिए सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, यहां माइनस कॉमन ले लें तो ये -n-1 और यहां मिल जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये मिल जाएगा। तो टोटल वैल्यू यहां फोकस दूरी देखिए क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो द्वि अवतल लेंस अगर लिया जाए तो द्वि अवतल लेंस के केस में पहली जो वक्रता त्रिज्या होती है R1 वो निगेटिव होती है, R2 पॉजिटिव होती है, और इस केस में अगर सॉल्व किया जाए तो द्वि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें निगेटिव प्राप्त होगी। यहां निगेटिव वैल्यू मिल रही है यानी ऋणात्मक। ये क्या सिद्ध कर रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है, यह चीज यहां से क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अब हम एक केस यहां और बताना चाहेंगे कि अगर वक्रता त्रिज्याओं में, अगर वक्रता त्रिज्याएं फिक्स कर दिया जाए या मोटे पतले लेंस की बात किया जाए कि वक्रता त्रिज्या का मान बड़ा हो, तो बड़ी वक्रता त्रिज्या के लिए फोकस दूरी बड़ी होगी, और बड़ी वक्रता त्रिज्या पतले लेंस की होती है। तो पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, इसलिए पतले लेंस की फोकस दूरी भी ज्यादा होगी। अब मोटा लेंस अगर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है, इसलिए मोटे लेंस की फोकस दूरी भी कम होती है। इसी सूत्र से हम निर्धारित कर सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपात में चलेंगे, कि जिस लेंस की वक्रता त्रिज्या बड़ी है, बड़ी वक्रता त्रिज्या के लेंस की फोकस दूरी भी बड़ी होगी, और छोटी वक्रता त्रिज्या के लेंस की फोकस दूरी भी छोटी होगी, यानी पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होगी। तो इसी प्रकार मान लीजिए हम n बराबर 1.5, n बराबर 1.5 वाला कोई पदार्थ ले लें, यानी n बराबर 1.5 ले लिया जाए। इसी फार्मूले में n की वैल्यू 1.5 ले लें, और R1 और R2 ये दोनों बराबर ले लें, R1 R2 दोनों बराबर ले लें। तो n बराबर 1.5 और R1 और R2 इन दोनों वैल्यू को हमने R के बराबर ले लिया, R के बराबर। तब फोकस दूरी क्या आएगी, तो चाहे उत्तल लेंस के लिए लिया जाए चाहे अवतल लेंस के लिए, दोनों केसों में अगर लेकर सॉल्व करें तो देखिए पहले हम उत्तल लेंस वाले केस को ले रहे हैं। तो उत्तल लेंस में अगर यह वैल्यू रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू 1.5 हमने लिया, और यहां 1/r1, R1 को हमने R ले लिया है, और R1 पॉजिटिव और R2 को निगेटिव लेना है। तो R2 को जब निगेटिव लेंगे तो -1/R करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां देखिए R एलसीएम लिया जाए, यहां घटाएंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 को हम 1/2 कह सकते हैं, और यहां 2/R आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/R मिल गया। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या मिलेगा, F बराबर R, F बराबर R मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि n बराबर 1.5 हो और दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यह बिल्कुल बराबर होगी। अगर किसी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो और उसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, तब वह फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या के ठीक बराबर होगी। उत्तल लेंस है तो F बराबर R मिलेगा। इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए निकालेंगे तो F बराबर -R मिलेगा। इस सूत्र में अगर मान रख के निकाला जाए इस सूत्र में तो F बराबर -R मिल जाएगा, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। अब यही केस अगर हम ले ले, इसी केस को इस प्रकार से ले लिया जाए कि अब की बार हम एक पृष्ठ समतल ले लें, एक उत्तल और एक समतल, या एक उत्तल
कि जगह पे एक अवतल हो और दूसरा समतल हो। यानी एक पृष्ठ अगर समतल ले लिया जाए तब क्या होगा, तो देखिए एक पृष्ठ समतल लेने पर क्या मिलेगा, एक पृष्ठ समतल हो तब उसके लिए क्या मिलेगा, यदि एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा उत्तल अथवा अवतल हो, तब अब उत्तल चाहे अवतल, कोई एक केस लेकर सॉल्व करके देख लीजिए क्या आएगा। 1/f बराबर n की वैल्यू 1.5 ही लेना है, n की वैल्यू 1.5 ही लेना है। तो यहां हम 1.5 अगर कर दें -1, और यहां पर एक पृष्ठ हमने पहला पृष्ठ ले लिया, यहां पर पहला पृष्ठ ले लिया समतल, तो समतल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी। और उत्तल लेंस की स्थिति में जो दूसरी वक्रता त्रिज्या होती है निगेटिव होती है, तो यहां दूसरी वक्रता त्रिज्या को निगेटिव ले रहे हैं और उसको हमने r मान लिया। यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से देखिए सॉल्व करेंगे तो यहां 0.1 में से 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 मिलेगा, और 0.5 को हम 1/2 रख सकते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होने पर 1/r मिल जाएगा। यहां से देखिए f बराबर क्या मिल जाएगा 2r, f बराबर 2r। ये उत्तल लेंस की स्थिति में, उत्तल लेंस के लिए है। तो उत्तल लेंस के केस में यदि एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा उत्तल हो, और साथ में उत्तल या अवतल कहा गया तो अवतल के लिए भी हम अलग लिख सकते हैं, और यह केस भी होना चाहिए कि n बराबर 1.5, n बराबर 1.5 हो, और जो r2 का मान, r1 का मान तो यहां अनंत हो गया, r1 का मान अनंत हो जाएगा, और r2 का मान क्या लिया गया है, r2 का मान r के बराबर हमने ले लिया, r2 का मान r के बराबर, ये -r लिखा जा सकता है। तो ये उत्तल लेंस के लिए हो गया। इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए अगर निकाला जाए तो अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में पहला पृष्ठ अगर हम ले रहे हैं, पहले पृष्ठ को समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल वाले में पॉजिटिव होता है, तो अवतल में दूसरा पृष्ठ पॉजिटिव होता है, तब यहां से अगर निकाला जाए तो f बराबर 1.5 - 1, ये हो जाएगा 1/∞ माइनस ये प्लस r रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहां फिर 1/2 आएगा, और ये माइनस में 1/r आएगा। अब यहां से सॉल्व किया जाए तो f की वैल्यू देखिए माइनस में 2r मिल जाएगी, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। तो लेंस अगर उत्तल है तो उत्तल लेंस में अपवर्तनांक 1.5 होने पर, और एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल होने पर जो फोकस दूरी आती है लेंस की, यानी समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। और अगर अवतल लेंस में कहा जाए एक पृष्ठ समतल है और दूसरा अवतल है, तब भी वहां n बराबर 1.5 और r2 को r के बराबर लिया गया, तब क्या देखा गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी है। इन दोनों बातों से क्या स्पष्ट है, इन दोनों बातों से क्या स्पष्ट है कि अगर n बराबर 1.5 है तो 1.5 अपवर्तनांक वाले किसी भी लेंस के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से छोटी नहीं हो सकती।